नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पीएम सलाहकार भास्कर खुलबे से बात करेंगे सीएम। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास में विचार विमर्श होगा और केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री और शाम 5 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक भी होगी। आवास एवं शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक होगी। प्रधानमंत्री के सलाहकार से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुलबे से मुलाकात। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास में विचार विमर्श होगा। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री और शाम 5 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक भी होगी। पीएम मोदी के सलाहकार से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 10 बजे सीएम आवास पर मुलाकात और विचार विमर्श होगा। पुनर्निर्माण कार्य पर चर्चा होगी। यहां पर केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है उस पर चर्चा होगी। 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कई मुद्दों पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा शहरी आवास की भी 5:30 बजे के करीब समीक्षा बैठक होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? कैलाश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? प्रीति, जरा अपना सवाल दोहराइए प्लीज। क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दून में 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई राष्ट्रीय प्रवक्ता इसमें मौजूद रहेंगे। सोशल मीडिया प्रभारियों को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टिप्स दिए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी, सोशल मीडिया प्रभारियों को विधानसभा के लिए कुछ टिप्स यहां पर दिए जाएंगे। सर्वे चौक में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। जो ऑडिटोरियम वहां पर है उसमें ये कार्यक्रम होगा। तो दून में 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई राष्ट्रीय प्रवक्ता इसमें मौजूद रहेंगे और सोशल मीडिया प्रभारियों को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टिप्स दिए जाएंगे। IRDT ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? पूरी विस्तार से जानना चाहेंगे। जी देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी मीडिया को जो है हथियार बनाएगी और दून में आज जो 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर होना तय हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इसमें मौजूद रहेंगे। सोशल मीडिया प्रभारियों को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है टिप्स इसमें दिए जाएंगे। देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में जो है ये कार्यक्रम को होना है। माना यह जा रहा है कि 2022 को लेकर अभी से जो है भारतीय जनता पार्टी की सोशल विंग ने जो है अपनी कमर कस ली है, जिसको देखते हुए कि आगे की कैसी रणनीति होगी, क्या तैयारियां होनी चाहिए, कैसे सोशल मीडिया पर वार किया जाएगा, उसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। कैलाश जी, क्या यहाँ पर उन मुद्दों को भी कार्यकर्ताओं तक, तमाम प्रवक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, जो आगे चुनाव में रखने हैं, जिनको जनता तक पहुंचाना है? अब बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि 2022 को लेकर पहले ही जो है भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सोशल विंग का जो है सोशल विंग यहाँ पर तैयार कर चुकी है। ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर अच्छा काम उत्तराखंड में कर रही है, लेकिन अब चुनाव सामने है तो चुनाव में कैसे कांग्रेस या भाजपा या आम आदमी पार्टी एक दूसरे का तोड़ निकाल कर सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आम जनता तक उन मुद्दों को पहुंचाया जाए। चाहे कांग्रेस की विफलता की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी
के द्वारा जो कार्य किए गए हैं पिछले 4 सालों में, उनको कैसे जो है आम जनता तक पहुंचाया जाए, उसके लिए जो है आज रणनीति तय होगी। और इस कार्यशाला का जो आयोजन होना है, ये इसी को देखते हुए यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि 2022 का चुनाव सामने है। तो जो सोशल वॉलंटियर्स भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको इसमें आज टिप्स दिए जाएंगे कि कैसे जो है कोई भी पोस्ट अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से की जाती है तो उसको आम वोटर तक कैसे पहुंचाया जाए, उस रणनीति पर मंथन यहाँ पर होगा। जी शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बजट खर्च करने को लेकर सरकार पर उन्होंने कटाक्ष किया है। बजट स्वीकृत और खर्च करने की गति चिंताजनक है। 3 मुख्यमंत्री बदलने का प्रभाव विकास पर कहीं ना कहीं पड़ा है। मुख्यमंत्रियों को बदलना बीजेपी विफलता को दर्शाता है। लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदले गए हैं, खुद उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री को बदला गया चुनाव से कुछ समय पहले। तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है और अब हरीश रावत की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री बदलना कहीं ना कहीं बीजेपी की विफलता को दर्शाता है। सड़कें पुल की हालत चिंताजनक है। हरीश रावत ने बीजेपी कि डबल इंजन सरकार को भी फेल बताया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, यहाँ पर चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू था ही, अब यहाँ पर सरकार को घेरने की भी लगातार कवायद कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। खासतौर पर यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने जो ट्रेंड अपनाया मुख्यमंत्री बदलने का, उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री को बदला गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो हरीश रावत हैं, वो लगातार अपने सोशल अकाउंट्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, तो वो हमेशा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारों पर वार करते रहते हैं। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए जो है हरीश रावत ने कल अपने फेसबुक वॉल पर जो है वार करते हुए लिखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने का जो फॉर्मूला है, ये चिंताजनक है। और जो बजट इस वक्त लगातार जो घोषणाएं सरकार द्वारा की जा रही है, इन बजट इसको लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जो 3 मुख्यमंत्री बदलने का जो प्रभाव है वो राज्य के विकास पर सीधे पड़ रहा है और इससे तमाम जो विकास की योजनाएं हैं वो अवरुद्ध हो रही है। प्रीति जी शुक्रिया कैलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो विकास कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, इस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 24 से 26 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के लिए उद्यान विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि इस महोत्सव के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के सेब को नई पहचान मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में सेब के अलग अलग किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। हम लोग इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल करने जा रहे हैं, जिसमें देश विदेश के तमाम प्रतिनिधि इसमें प्रतिभाग करेंगे। जिसमें जो हम लोगों का इस फेस्टिवल के पीछे उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड का ये जो सेब है, जो अपने आप में खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, और फ्रेश एप्पल जिस तरह हम लोग बाजार में उपलब्ध कराते हैं, उसको एक मान्यता आम लोगों के बीच में मिल सके। क्योंकि विगत वर्षों तक ये हिमाचल के बॉक्सेज में जाया करता था और जिस कारण हमारे सेब को एक ब्रांड के रूप में स्थापित होने में मदद नहीं मिल पाती थी, और हिमाचल की पेटियों में जाने के कारण कहीं ना कहीं उत्तराखंड को भारी नुकसान हो रहा था। तो हमने पिछले 2-3 वर्षों में पहली बार इस राज्य में किसानों को 3-3 लाख बॉक्सेज तक, और इस वर्ष हम 4 लाख से ज़्यादा बॉक्स हमने किसान को दिए हैं। और मुझे खुशी है कि उत्तराखंड का सेब 4-4 लाख बॉक्सेज में आज देश के विभिन्न कोनों में जाकर उसको एक मान्यता मिलने का काम हो रहा है।
और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, इससे पहले यहाँ पर बागवान कुछ नाराज थे कि किस जो सेब है उनके दाम ठीक से नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर अब इस बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सेब मेला शुरू होने वाला है जिसमें अलग अलग सेब की किस्मों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। तो इसका क्या उद्देश्य यहाँ पर आप देखते हैं इसको आयोजित करने के पीछे, और क्या इससे बागवानों को, खासतौर पर सेब बागवानों को फायदा होगा? देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि देहरादून में आज से जो है अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो 24 तारीख से 26 तक चलेगा। इसमें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इस सेब महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड में जो सेबों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो पहचान दिलाने को लेकर ये महोत्सव किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जितनी सेब की पैदावार होती है, या फिर सेब बागवानी में जो लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, उनको कहीं न कहीं एक अच्छा मूल्य यहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो बात करें अगर ब्रांडिंग की, तो ब्रांडिंग मैं समझता हूँ कि शायद पहली बार इतना बड़ा महोत्सव उत्तराखंड सरकार कराने जा रही है। विगत वर्षों की अगर हम बात करें तो हिमाचल की पेटियों पर उत्तराखंड का सेब जो है पैक होकर जाता था। इस बार लगभग 4 लाख पेटियां जो है, बॉक्सेज जो है, सरकार ने किसानों को उपलब्ध कराई हैं। लेकिन अगर हम देखें, कहीं न कहीं उत्तराखंड में सेब की पैदावार बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए सरकार की ओर से कहीं न कहीं जो औद्योगिक हमारा जो उद्यान का क्षेत्र है, वहाँ कहीं न कहीं कमियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो न्यूनतम दर है सेब का वो बहुत कम मिलता है। अभी भी जो है कई गांव ऐसे हैं जहां पर सेब अभी टूटना बाकी है। अगर हम उत्तरकाशी से आगे हरसिल वैली की बात करें तो करीबन 17-18 गांव ऐसे हैं जहां पर सेब की फसल अभी तैयार है, उसको तोड़ना बाकी है, रास्ते खराब हैं। लेकिन जो सेब की खेती में अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सेब की खेती के लिए उत्तराखंड मुफीद माना जाता है। और यहाँ पर तो अब कैलाश जी, क्या माना जाए कि इस तरीके के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रदर्शनी लगाई जाएंगी सेबों की, तो इससे कहीं ना कहीं सेबों की ब्रांडिंग होगी, तो इसका फायदा किसानों को होगा, रेट अच्छे मिल पाएंगे? लाजमी है प्रीति की सेब की ब्रांडिंग करना सरकार के लिए एक अच्छा पहल है, किसानों के लिए अच्छी पहल है। लेकिन जो ग्रास रूट पर किस प्रकार से काम किया जाए, कैसे किसानों को सेब की बागवानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, कैसे उनको नई नई टेक्निक, जो इटली है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, टर्की है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करके यहाँ पर किस प्रकार से जो है खेती को बढ़ाया जाए, ताकि जितना हम बाहर से जो आयात करते हैं सेब का, उसका आयात रुक सके और उत्तराखंड तो बिल्कुल यहाँ पर ब्रांडिंग के लिए तो सरकार ने पहल कर दी है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो भी खामियां हैं उनको अभी दूर करना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आपके विधायक से सीधा सवाल, इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सेब महोत्सव करवाने को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष विजयपाल सजवाने ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं जहां सरकार का तर्क है कि हरसिल के सेब को पहचान दिलाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं पूर्व विधायक की तरफ से ये कहा गया है कि अपनी गुणवत्ता के लिए हर्षिल घाटी का सेब पहले ही विख्यात है। उन्होंने ये भी कहा कि सेब महोत्सव के नाम पर सरकारी बजट का दुरुपयोग करने के बजाय इस घाटी के काश्तकारों को धरातल पर बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाएं तो सही मायने में ये महोत्सव सुखद होता, लेकिन दुर्भाग्य है। 24 सितंबर को राज्य सरकार एप्पल फेस्टिवल मनाने जा रही है, और वहीं बड़ा दुर्भाग्य है कि गंगोत्री विधानसभा के 8 गांवों के लोग
इसका विरोध, इस एप्पल फेस्टिवल का विरोध करने जा रही है। क्योंकि विगत वर्षों में भी हर्सिल में एप्पल फेस्टिवल मनाया गया था 2 बार। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आए थे और लोगों के, काश्तकारों के उम्मीदें बढ़ी थी कि राज्य सरकार काश्तकारों को एक धरातल पर कुछ सुविधाएं मुहैया कराएगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार के द्वारा लगभग 9 करोड़ का जो कोल्ड स्टोर बनाया गया था झाला में, और अभी वर्तमान सरकार के द्वारा उसको संचालन नहीं करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री ने पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में पेयजल के साथ सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग का भी सहयोग लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जल संचयन एवं जल संरक्षण के लिए व्यापक जन जागरूकता पर विशेष ध्यान देते हुए पारंपरिक चाल खाल के पुनर्जीवनीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वीकृत योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूर्ण कर ली जाए ताकि उन पर जल्द से जल्द काम शुरू हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से सीआईआई के प्रतिनिधियों के साथ राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें औद्योगिक संगठनों से सहयोग की अपेक्षा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है, सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों के विभिन्न लंबित प्रकरणों को लेकर गुरुवार को राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सचिवालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान और शिक्षा व्यवस्था में किए जाने वाले सुधारात्मक कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षक संगठनों का भी सहयोग लिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राजकीय शिक्षक संघ की समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान पर बल देते हुए शिक्षक संगठनों का भी सहयोग लिए जाने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा शुरू होने से तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर पहुंचकर यात्री परेशान हो रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग में यात्रियों को दिक्कत आ रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से कोलकाता से पहुंचे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो दिक्कत में हम फंस गया, हम इतना दूर से आया कलकत्ता से, 19 तारीख ट्रेन में सफर करने चढ़ा, 21 तारीख हम हरिद्वार आया, 20 तारीख में गवर्नमेंट अनाउंस किया जो सेवा स्तंभ का ये स्लिप चाहिए दर्शन करने का। तो आप बोलिए, 19 तारीख हम ट्रेन चढ़ा, 20 तारीख ट्रेन का अंदर है, 21 तारीख सुबह हम पहुंच गया। तो हम कैसे मालूम है ये सेवा स्तंभ का पेपर हम कहाँ से बनाएगा? हरिद्वार आके कोई साइड में इसका पूरा ब्लॉक बोलता है फुल, अक्टूबर 30 तारीख तक पूरा फुल है। तो हम इतना आदमी सब आया, इतना खर्चा करके यहाँ से क्या देख के हम वापस हो जाएगा। पंजाब के बाद अब उत्तराखंड में कांग्रेस ने दलित कार्ड चल दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस को गुटबाजी खत्म करने का तोड़ मिल गया है? इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में 4 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जा रही है। पंजाब के बाद अब कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी दलित मुख्यमंत्री के दांव को खेलने के संकेत दिए हैं। पंजाब में दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाकर उत्तराखंड लौटे हरीश रावत ने खुद को सीएम की रेस से बाहर कर दलित नेता को सीएम की कुर्सी पर बैठे देखना चाहते हैं, ऐसा बयान दिया है। और मैं परमपिता परमेश्वर से, मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में भी एक क्षण ऐसा आए जब मैं उत्तराखंड में एक दलित गरीब शिल्पकार के बेटे को इस राज्य का मुख्यमंत्री देख सकूं। हरीश रावत का दलित सीएम बनाने का बयान ऐसे समय आया है जब वो राज्य के सबसे बड़े कांग्रेसी नेता हैं और 2022 के चुनाव में पार्टी के सत्ता में लौटने की स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। ऐसे में उन्होंने खुद के बजाय दलित सीएम का दांव खेलकर एक साथ कई सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। उत्तराखंड में दलित आबादी, अनुसूचित जाति की आबादी 18.50% 2011 की जनगणना के मुताबिक
18,92,516 संख्या। 11 पर्वतीय जिलों में दलित आबादी 10,14,000। 3 मैदानी जिलों में 8,78,000 की आबादी। हरिद्वार में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी। उत्तराखंड में हरीश रावत ने दलित कार्ड ऐसे ही नहीं खेला, बल्कि राज्य में बसपा और आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता को भी काउंटर करने की रणनीति मानी जा रही है। बसपा उत्तराखंड में दलित और मुस्लिम समीकरण पर दांव खेल रही है, जिसके चलते शमसुद्दीन रायनी को जिम्मेदारी सौंपी हुई है। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त घोषणाएं करके अपना सियासी आधार बढ़ाने में जुटी है। जो पार्टी 55 साल राज करे और 55 वर्षों में पहली बार दलित की बात करने वाली, दलित को मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी कहे कि उनका दलित प्रेम है। कांग्रेस का दलितों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को एक वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम किया है। कांग्रेस ने कभी दलित उत्थान के लिए काम नहीं किया। उत्तराखंड में बसपा का सियासी ग्राफ भी हाई है। उत्तराखंड में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए 3 विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक पर भी बसपा ने सेंध लगाई है। बसपा का सियासी ग्राफ 2012 में 12.28% वोट, 2007 में 11.76% वोट, 2017 में वोट बैंक खिसककर 7.04% रहा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दलित कार्ड से सियासी समीकरणों को प्रभावित करने की तैयारी में है, लेकिन उसके पास सांसद प्रदीप टम्टा के अलावा कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है। एक समय कद्दावर नेता यशपाल आर्य कांग्रेस में बड़ा दलित चेहरा थे, लेकिन अब वो बीजेपी में हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है तो दलित चेहरे के तौर पर किसकी ताजपोशी होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।